हाँ हिमांशु जी, कहाँ से आए आप? सर मैं जोधपुर जिले से आया हूँ। जोधपुर जिले से आए हैं। कैसे, बाई ट्रेन आए हैं, जी। बस में आए हैं, कैसे आए हैं? जी सर, मैं पर्सनल व्हीकल लेके आया हूँ। तो कौन से हाईवे से आए हैं आप? सर हाईवे का क्रमांक तो मुझे ध्यान में नहीं है सर, माफ़ी चाहता हूँ। चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं आप अभी? सर एज़ अ जॉब मैं अभी लेक्चरर के रूप में पोस्टेड हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। कौन से विषय के लेक्चरर हैं आप? मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। अच्छा। तो आप ये बताइए, जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसकी 5 अच्छी बातें बताइए, जो आपको लग रहा है कि उनसे शिक्षा में परिवर्तन होगा, और जो पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी में वो बातें नहीं थी, 5, 2, 3 जितनी आप बता सकते हैं। जी, जी सर। सर सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, वो पहले 10+2 चलता था। तो अभी इसको चेंज करके जो है 3+5+2+3 कर दिया है। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ सर, इसमें कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। कोई स्ट्रक्चर बात चेंज किया जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को ऐड किया गया है। मुख्य रूप से ये चेंजेज है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन पहले नहीं थी, वो ऐड की गई है। एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है इस बार शिक्षा में, जिसमें विज्ञान, आर्ट्स और कॉमर्स सभी विषयों को का समावेशी शिक्षा या होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको पढ़ाना, एक ये नई चीज इसमें लाई गई है। व्यावसायिक शिक्षा को क्लास 6 से लागू करके व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बच्चों को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन में शोध को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज उसकी कुछ ब्रांचेस भारत में खुले, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। ये कुछ एक पॉइंट है। अच्छा, इसमें शिक्षकों के लिए कुछ प्रावधान किया गया है क्या? क्या क्या प्रोविजन किए हैं टीचर्स के लिए? सर टीचर्स के लिए जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, तो उसके साथ ही टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, और उनको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के साथ साथ जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए ट्रेंड किया जाएगा सर, ये प्रावधान। तो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिसी को लागू करने में कुछ समस्याएं, कोई चुनौतियां वगैरह ऐसी कोई रहेगी? जी सर, सबसे बड़ी चुनौती तो जो सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जिसके कारण जो डिजिटल शिक्षा और की बात की गई उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरा, राजस्थान जैसे स्टेट है, वहाँ पर मातृभाषा के रूप में भी राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली है। तो वहाँ पर जो ये त्रिभाषा फॉर्मूला है, इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है सर। और इसके अलावा सर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी की तो बात की गई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो इंस्टीट्यूट है उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी पूरी साफ तौर पे बात नहीं की गई है। ये कुछ एक चैलेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, राजस्थान सरकार के बजट में शिक्षा के लिए अभी क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? जी सर, शिक्षा विभाग में जो है इंग्लिश, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए थे पायलट प्रोजेक्ट थे। तो उनकी सफलता को देखते हुए अब हर एक पंचायत स्तर पे, जहाँ 5,000 से अधिक आबादी है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे, जो आरबीएसई सिलेबस पे होंगे और इंग्लिश मीडियम में वहाँ पढ़ाई होगी। सबसे बड़ा कदम तो यही उठाया गया है। और इसके अलावा जो पहले से योजनाएं चली आ रही है, जैसे एमडीएम है, और इसके अलावा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, गार्गी पुरस्कार योजना है, साइकिल वितरण योजना है, स्कूटी वितरण योजना है, इन सब के लिए भी जो है प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, कोरोना के काल में अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की गई थी, तो कहाँ तक कितनी सफल रही है, आपको क्या जी लगता है? सर। सर जो कोरोना का जो चैलेंज था, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि बच्चे और टीचर्स भौतिक रूप से एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। तो जो शिक्षा को नुकसान होना चाहिए था, उससे काफी हद तक इसने कम किया है डिजिटल शिक्षा ने। हालांकि जो क्लासरूम टीचिंग है, जैसे हम पढ़ाते हैं, वो गोल 100% तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि काफी हद तक हमने जो है कवर किया है, और उसका लाभ बच्चों को हुआ है। हम्म। तो एक इसमें बेसिक शिक्षा के बारे में भी बात चलती है, कौशल एजुकेशन बात करते हैं अपन तब। तो गांधी जी की एक इसके बारे में कोई शिक्षा थी, कोई इसका सिद्धांत था, ऐसे कुछ आपने जानकारी में है आपके? जी सर, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा जो है उसकी बात की थी, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, उन्होंने
बात की थी कि सामान्य जानकारी हो और कुछ ऐसी स्किल डेवलपमेंट हो बच्चे के अंदर, कुछ बेसिक स्किल जिससे आगे जाके वो व्यवसाय के अपना व्यवसाय का चुनाव कर सके, इससे संबंधित था। तो इस बेसिक शिक्षा की जो कमेटी बनी थी गांधी जी की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? माफी चाहता हूँ सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, राजस्थान के कोई प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं क्या जिनका शिक्षा नीति वगैरह बनाने में उनका योगदान रहा हो कभी? जी सर, कोठारी साहब थे जिन्होंने जो है शिक्षा नीति दी थी। क्या क्या नाम था पूरा? माफी चाहता हूँ सर, पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। ठीक है। सर कृष्ण गोपाल जी, जी सर। डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ आप देख लीजिए और सर से, और बाकी एजुकेशन जी से। जी देखता हूँ सर। हिमांशु जी कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ मैं। अच्छा। अच्छा, कुछ आप शिक्षा विभाग से आते हो, कुछ बातें मैं शिक्षा विभाग की आपसे करना चाहता हूँ सर। एक मैंने गुड्डा गुड्डी बोर्ड जी सुना है, शिक्षा विभाग की ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने गुड्डा गुड्डी बोर्ड सुना है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? माफी चाहता हूँ सर, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। और शिक्षा जो पॉलिसी आई है, नई शिक्षा पॉलिसी, इसमें प्री प्राइमरी के लिए क्या प्रावधान किए हैं? ये प्री प्राइमरी के लिए किस तरह से सरकार आगे बढ़ना चाहती है इस पॉलिसी में? जी सर, पहले सर आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था, जिसके अंदर कक्षा 1 से शिक्षा शुरू होती थी। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु में 3 प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का प्रावधान है सर, जो अधिकतर प्राइवेट स्कूल इसको फॉलो करते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये व्यवस्था नहीं थी, तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू करने की इसमें बात की गई। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में होगा ये शुरू प्री प्राइमरी क्लासेस? जी सर, ये सभी जगह लागू करने का इसमें प्रावधान किया गया है। अच्छा, पर मैंने तो इसके बारे में कुछ और सुना, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होकर कहीं और हो रही है ये। जी सर, ये एक पॉलिसी है सर। अभी ये तो इसमें नहीं बताया कहाँ लागू होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, मेरे हिसाब से पूरे भारत के लिए है, और इसमें सभी स्कूल इंक्लूड होने चाहिए। अच्छा अच्छा। ये पॉलिसी कब तक लागू हो जाएगी, कैसे लागू होगी, इसके लिए कोई टाइम लिमिट सरकार ने निश्चित की है क्या इस पॉलिसी में? जी सर, जैसे पॉलिसी आई है तो इसको इम्प्लीमेंट, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में शायद समय लगे। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रयास यही रहना चाहिए कि जल्द से जल्द लागू हो। हमारे लिए बेहतर है कि जल्द से जल्द लागू हो। अच्छा। एक सर, आप कहीं भी गए होंगे, जैसे जयपुर भी गए होंगे, दिल्ली भी गए होंगे, तो वहां पर एक त्रिमूर्ति सर्किल होता है, देखा होगा आपने? त्रिमूर्ति सर्किल, कुछ बता पाएंगे त्रिमूर्ति सर्किल के बारे में? क्योंकि ये आपके माफी जोधपुर से चाहता हूँ जुड़ा सर, है, मुझे इस बारे में इसलिए मैं क्वेश्चन जानकारी नहीं पूछ है। रहा हूँ। हिंट के रूप में मैं कह रहा हूँ, ये आपके जोधपुर से जुड़ा है। सर त्रिमूर्ति, माफी चाहता हूँ सर, मैं ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा, मेजर दलपत सिंह जी शेखावत। जी सर, हाइफा हीरो के नाम से जाने जाते हैं मेजर दलपत सिंह जी। अच्छा, ठीक। ये त्रिमूर्ति सर्किल कुछ उन्हीं से उस समय उनके साथ में जोधपुर के और दो जने थे, वो त्रिमूर्ति सर्किल, वो तीनों अच्छा। सैनिक की ही ये मूर्ति है। चलो, कुछ ओके ओके सर। समसामयिक मुद्दों की अगर अपन बात करें, तो ये अभी स्थायी कमीशन का पेपर में बहुत चर्चित है, ये क्या है स्थायी कमीशन और क्या विवाद है इस पर? जी सर, जो सर सेनाएं हैं हमारी तीनों, उनमें जो भी सैन्य अधिकारी होते हैं उनके लिए एक व्यवस्था है कि 10 साल की अनिवार्य सेवा और प्लस 4 साल की और सेवा, 14 वर्ष की सेवा होने के बाद उनको स्थायी कमीशन दे दिया जाता है। पुरुषों के लिए ये व्यवस्था है, लेकिन महिलाओं के लिए ये व्यवस्था अभी तक लागू थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि महिलाओं के लिए भी स्थायी कमीशन किया जाए। ये एयरफोर्स और नेवी में तो पहले से लागू है, और जो है अपने थल सेना के लिए ये अब आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अच्छा, नेवी और वायुसेना में
क्या महिला सैनिक, जहाँ पर लड़ाकू सैनिक लड़ते हैं, वहां पर क्या महिला लड़ती है क्या? सर अभी तक तो हमारी ऐसा भारतीय सेना में क्या महिलाएं बॉर्डर पे लड़ती है? नियम मुझे, सर शायद पहले नहीं रहा होगा, लेकिन हाल ही में मुझे जो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसमें एक हेलीकॉप्टर एक महिला ने जो है वो संचालित किया था, ये मेरे ध्यान में है सर। अच्छा अच्छा। चलो, अभी राजस्थान में पुलिस का जो एक नया चेहरा, जो वास्तव में अपन कहते हैं कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये जो छवि है, या ये जो छवि सरकार पेश करना चाहती है, पुलिस विभाग जो पेश करना चाहता है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा उल्टा हो गया है। आमजन में तो बहुत भय व्याप्त हो गया है, महिलाएं वहां जाने से डरती है, और अपराधी थोड़े से ज्यादा स्वच्छंद हो गए हैं इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये पुलिस का मोटो है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। और हमारा राजस्थान पुलिस पूर्णतः प्रयासरत भी है इसके लिए। हालांकि कुछ आपराधिक घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, जो बलात्कार की घटना है या और भी कुछ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए पूर्णतः पुलिस को दोषी ठहराना मेरे हिसाब से सही नहीं है। पुलिस अपना प्रयास भी कर रही है। इस मामले में एक झुंझुनू के केस में महीने भर में जो ट्रायल होकर अपराधी को सजा भी मिली है सर। और सुधार की जरूरत अपेक्षा हमेशा ही रहती है, और वो होना ही चाहिए सर, मेरा ये मानना है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पुलिस अपना काम करती है। 1 महीने में चालान पेश करके उस पर सजा भी हो गई थी, अच्छी बात है। लेकिन पुलिस थानों में जो अपराध हो रहे हैं ना, पुलिस थानों में किसी की अस्मत लूटती जाती है, या इस प्रकार के और अपराधों में पुलिस का शामिल होना, ये जो है, इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। सर ये बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध है सर, और इसके लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाने बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि जो सुरक्षा कानून व्यवस्था के जो रक्षक है, यदि वही कानून तोड़ने लग गए तो एक जनता के अंदर बहुत ही गलत मैसेज जाता है। तो इसके लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सर प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में सभी थानों में जैसे सीसीटीवी अनिवार्य कर भी दिया है, तो वो लगने चाहिए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। और जो भी बलात्कार से संबंधित जो भी केसेज है उनके लिए हायर अथॉरिटी की एक अलग से मॉनिटरिंग व्यवस्था हो तो सर ज्यादा अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। अच्छा, अभी महाराष्ट्र के इस केस पर, जो अभी अंतिल्या केस जो चल रहा है, इसमें परमवीर सिंह करके जो कमिश्नर थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट में वापस ले जाने के लिए कहा है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है इसमें, और एक विशेष केस की बात भी की थी इसमें। क्या था केस? क्या कुछ याद कर पा रहे हैं आप? सर ये मामला मेरे ध्यान में है, लेकिन केस तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मामला जरूर मेरे ध्यान में है कि उन्होंने गृह मंत्री पे आरोप लगाए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले में वो जो है पीआईएल लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने हाई कोर्ट जाने के नहीं लिए नहीं कहा नहीं नहीं, है। आप केस मेरा माफी मतलब नहीं चाहता हूँ समझे। सर। मैं घटना नहीं पूछ रहा हूँ सर। जी मैं घटना नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस जी जी सुधार के लिए कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और ऐसे में एक केस का उन्होंने उल्लेख किया है। 2006 में एक केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे। मैं उन निर्देशों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। माफी चाहता हूँ सर, मेरे ध्यान में नहीं है अभी। चलो, कोई बात नहीं। पुलिस सुधार के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए? जी सर, पुलिस सुधार के लिए काफी टाइम से मांग भी है सुधार की। और पुलिस सुधार के लिए सबसे अच्छी तो यही है कि सर पारदर्शिता जितनी ज्यादा बढ़े और पुलिस की जवाबदेही जितनी बढ़े उतना सुधार हो सकता है। इसके लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक तो सभी थानों के अंदर सीसीटीवी कैमराज जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके साथ उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। जिस तरह से अभय कमांड सेंटर बनाए गए हैं, इस तरह से उसकी 24 घंटे रिकॉर्डिंग होगी तो थानों के अंदर इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती है। साथ ही साथ पुलिस को आधुनिकीकरण, उसको नए इक्विपमेंट से लैस किया जाए, उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो, आधुनिक हथियारों से उनको लैस किया जाए, समय से प्रशिक्षण दिया जाए। और जो जहाँ कहीं भी जो है आरोप लगते हैं पुलिस के, तो उसकी पुलिस खुद आगे बढ़ के यदि आम जनता से संवाद करे और अपनी छवि को एक सुधारने के लिए कैंपेन चलाए, तो वो भी एक सकारात्मक चीज हो सकती है पुलिस की छवि सुधारने के लिए।
अच्छा, चलो आपका शौक क्या है सर? आप खाली टाइम में क्या करते हैं? सर जी सर, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। अच्छा, अच्छा, बैडमिंटन में अभी लास्ट में अभी एक कोई चैंपियनशिप हुई है, जिसमें उस चैंपियनशिप का नाम क्या है और भारतीय खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा था? सर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन हुआ था सर, जस्ट खत्म ही हुआ है। और भारत की पीवी संधू जो है महिला एकल में सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में उनको जो है असफलता हाथ लगी, फोर्थ पोजीशन पे हो रही है। पुरुष एकल में कोई भी प्लेयर सेमीफाइनल तक जगह नहीं बना पाया। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, पीवी संधू हमेशा मारिन से क्यों हार जाती है? सर बैडमिंटन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सर, ये स्किल के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम है। और जिस तरह से रियो ओलंपिक का जो फाइनल है वो भी हमने देखा है, तो उसमें भी वो हारी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजिकल रूप से मारिन हावी हो जाती है, वो अपने कुछ टैक्टिक्स के साथ वो ओपोनेंट पे हावी हो जाती है, और शायद पीवी संधू उसको हैंडल नहीं कर पाती। मेरे हिसाब से ये कारण है। अच्छा, स्क्वैश और बैडमिंटन मूल रूप से खेल में क्या अंतर है? खेल किस तरह से खेलने में क्या अंतर है? एज ए स्पोर्ट्समैन क्या डिफरेंसेज है? जी सर, स्क्वैश और बैडमिंटन जैसे दोनों को रैकेट से खेला जाता है, लेकिन बैडमिंटन में शटलकॉक से खेला जाता है। स्क्वैश में स्क्वैश बॉल से खेला जाता है। और बैडमिंटन में बीच में नेट लगाई जाती है, स्क्वैश में नेट की व्यवस्था नहीं होती है, उसमें सामने दीवार पे मार के जो है उसको खेला जाता है। और पॉइंट्स में भी दोनों में अंतर है। ये 21 का गेम होता है, स्क्वैश का मुझे ध्यान में नहीं है सर, लेकिन बैडमिंटन में 21 का गेम होता है। और जो है स्क्वैश के अंदर बंद कोर्ट होता है, कांच की एक दीवार लगाई जाती है, जबकि बैडमिंटन जो है ओपन कोर्ट में इंडोर स्टेडियम में खेला जाता है। ये मुख्य रूप से अंतर। ठीक है सर, मेरी तरफ से हो गया, थैंक यू। महावीर जी सर, हाँ सर, राहुल जी राहुल सर जी को कुछ मौका सवाल देता हूँ। पूछ लो आप, फिर एंड करते हैं। हम्म। हाँ, हिमांशु जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। आपका आदर्श व्यक्ति कौन है? जी सर, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता हूँ। कुछ खास वजह? जी सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक तो अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे। उसके साथ ही साथ उनकी सिंप्लिसिटी जो है उनके लिए वो जाने जाते हैं। उसके साथ ही धार्मिक सहिष्णुता के लिए वो जाने जाते हैं सर, ये उनकी मुख्य विशेषता है। अच्छा, ये जो चीजें हैं जो आपने दो तीन बताई, उसके अलावा भी बहुत सारे महापुरुष हैं। महात्मा गांधी हुए हैं, क्रांतिकारी, देश के लिए हुए हैं, आजादी के आंदोलन के संघर्ष करने वाले। विवेकानंद, दयानंद भी हुए हैं, राजस्थान के लोक देवता हुए हैं। ये सब चीजें उनमें कहीं नजर नहीं आई आपको? जी सर, ये विशेषताएं और भी कई महापुरुषों में है, लेकिन इसका मुख्य कारण ये है सर कि बाकी महापुरुषों के बारे में मैंने पढ़ा है, इनको मैंने स्वयं देखा है, मैंने महसूस किया है। जिस तरह से वो एक राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए जनता से डायरेक्ट वो किस तरह से कांटेक्ट में रहते थे, बच्चों से जिस तरह से वो घुल मिल के रहते थे, उन्होंने जो भी कार्य किया पूरी शिद्दत से किया। और जो सिंप्लिसिटी वो मैंने सर खुद ने देखी है, इसीलिए मैं ज्यादा इनसे कनेक्ट हो पाया। कोई ऐसा कार्य जो कलाम साहब ने किया और बाकी सब जो मैंने नाम बताए इनमें से किसी ने नहीं किया? जी सर, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और भारत के मिसाइल प्रोजेक्ट जो था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट हेड थे। और इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के निर्माण में भी सहयोग दिया है। साथ ही साथ जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उनमें भी इनकी मुख्य भूमिका थी। इस रूप में ये यूनिक है। अभी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है राजस्थान में, रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। में आप इसको किस तरह से देखते हैं कि आप अगर जाएंगे तो, अगर आपको कोई सचिव स्तर का अधिकारी बनाया जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? जी सर, सर यदि भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है पारदर्शिता। जनता जितना अधिक विभागों के बारे में और अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जान पाएगी, उतनी आसान हो जाएगी हर चीज। तो मैं सबसे पहला प्रयास ये करूंगा कि प्रत्येक विभाग का प्रत्येक अधिकारी
अपने ऑफिस के बारे में एक बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा है, जो मुख्य सेवाओं का बोर्ड तो लगा हुआ ही है, उसमें एक इस तरह से बोर्ड लगा है कि हम ये सेवाएं प्रदान करते हैं और इतने दिन में हम ये काम निस्तारित कर देंगे। साथ ही साथ सर एक मैं फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना चाहूँगा, जो ऑनलाइन पोर्टल से संचालित हो और आपकी फाइल कहाँ किस स्तर पे पहुँची है, क्या उस पर एक्शन लिया गया है, यदि पेंडिंग है तो क्या कारण है, इस तरह की उसमें ऑनलाइन जानकारी मिल सके। तो इससे पारदर्शिता आ पाएगी और आम जन को और ज़्यादा सुविधा, अच्छा भ्रष्टाचार से सर मुक्त होने में एक सहायता मिल सकती है। ये दोनों सिस्टम तो वर्तमान में है व्यवस्था, ये आपके ध्यान में नहीं है क्या? जी जी सर, सिस्टम जैसे फाइल ट्रैकिंग व्यवस्था भी पहले लागू की जा चुकी है, लेकिन उसको बड़े स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की और सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आप कैसे ठीक है पहले से इम्प्लीमेंट है कर लेकिन देंगे? उसको जब थोड़ा सा। इम्प्लीमेंट अभी जो हो रही है उसमें क्या कमी है जो आप दूर कर देंगे, और आप कैसे दूर कर देंगे? जी सर, इसमें सर तकनीकी का सहयोग लिया जा सकता है और एक इस तरह से ऑल राजस्थान का एक इस तरह से पोर्टल बने जिसमें सभी विभागों की एक साथ जो है मॉनिटरिंग की जाए और उसको प्रॉपर जन जागरूकता से सभी आम जनता तक वो पहुंचे, तो इससे बेहतर परिणाम सामने आ सकता है। अभी कोई पोर्टल नहीं है क्या ऐसा जैसा आप बता रहे हैं? जनसंपर्क पोर्टल चलता है तो जिसपे आप शिकायत कर सकते हैं कोई भी विभाग के खिलाफ, और भी है सर। आप उसको, उससे अच्छा आप क्या बनाएंगे? जनसंपर्क पोर्टल तो काफी अच्छा है वैसे ही, उसमें सुनवाई भी काफी जी होती है। सर, शिकायत। तो आपने जैसे जी कहा सर, कि आप शिकायत। कुछ अलग करेंगे, उसमें क्या करेंगे? जी सर, ये एक स्टेप फाइल ट्रैकिंग का हो सकता है। इसके अलावा भी सर आम जनता के अंदर जागरूकता इतनी अधिक फैलेगी, ये कैंपेन चलाए जा सकते हैं सर जिला कलेक्टर के माध्यम से, शहरों में गाँव में गाड़ियाँ भेजकर लाउड स्पीकर के माध्यम से, स्कूलों में कुछ रैलियाँ रख के, कि जिससे आपको आपके अधिकार पता चले। जैसे आजकल नजर आता है कि भ्रष्टाचार के लिए आप इन नंबर पर संपर्क करें 1098, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें अपन, और इसके से पारदर्शिता जितनी बढ़ेगी सर उतनी ही जो है हम भ्रष्टाचार पे रोक लगा पाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से हो गया। और है क्या कोई महावीर जी, या फीडबैक शुरू करना है? हाँ सर, फीडबैक शुरू कर देते हैं। हिमांशु जी, हाँ। आपका अच्छा है कॉन्फिडेंस, अच्छे जवाब दे रहे हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं ना, सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल और ये जो बाहर लगाना, ये रोजगार गारंटी में है प्रावधान, तो ऑलरेडी वो जो चीजें हैं वो आप ना बता के या तो कुछ हम्म। अलग बताएं, या कह दें कि इनका मैं प्रभावी क्रियान्वयन करने की कोशिश करूंगा सर। अभी जो है इसका पूरी जानकारी का अभाव है। जैसे लास्ट में आपने बताया कि जानकारी और जनता में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, वो तो ठीक है, और वही चीज आप बता रहे हैं ना, सूचना प्रौद्योगिकी, और फिर दबाव बढ़ता देख के आप सूचना प्रौद्योगिकी से जन जागरूकता की तरफ बढ़ गए। शुरू में जागरूकता पे रहिए इस मुद्दे पे। तो बाकी तो ठीक है, अच्छा है, अच्छे जवाब दिए आपने पहले भी। ठीक है, आप ठीक नेक्स्ट। है। कृष्ण गोपाल जी। हाँ जी सर, हिमांशु जी अच्छा था इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत इम्प्रेसिव था, आत्मविश्वास बहुत अच्छा था आपका, और पोस्टर वगैरह बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, सवालों के आंसर भी आपने बहुत अच्छे दिए, कुछ फैक्ट हैं वो तो आप देख ही लेंगे, बाकी ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आई सर। अभी सर आगे पढ़ा के जो हुआ नहीं था मैंने मैंने, अपना मतलब। आरटीसी का जो इंटरव्यू उसके लिए बेस्ट विशेष और अच्छा करेंगे हम्म। ऐसी मुझे। जी जी जी। हाँ, थैंक यू। ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, पढ़ने इस में क्या वजह से नीट आ जो गई है है, वो मतलब नीट के थोड़ा हिसाब वो से अपन। प्रॉपर उस पर नहीं। हाँ, हाँ हाँ जी जी। सबके अलग अलग प्लान हो गए सर पढ़ने के, अब हम बात टारगेट वही है। सबके सामने क्लियर है कब तक पढ़ना है। हाँ, सही बात हम्म। भाभी जी सर आप बताएं। हाँ सर, हिमांशु सर, लगभग चीज़ें क्लियर ही है वैसे। अच्छा है। बस वही, अपना जो एजुकेशन, आप टीचर हो तो एजुकेशन वाला आपको देखना ही है, एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा और क्लियर अच्छे से कर ले उसको, फिर है। बाकी चीज़ें बढ़िया है। कोई विशेष कमी नहीं है आपके, जैसे जो चीज़ें अपन नॉर्मली बात करते हैं ना, फेस एक्सप्रेशन की है या कम्युनिकेशन की है, ब्लफिंग की, ऐसी कोई कमजोरी कहीं नज़र नहीं आ रही कोई भी। सिर्फ कुछ बस अपडेट करना आपको, डिस्ट्रिक्ट का वैसे आज पूछा भी नहीं इतना, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी वगैरह इसको आप अच्छा, एजुकेशन वाला पार्ट तो बहुत अच्छा करना ही है, क्योंकि बाकी लोगों से पूछ रहे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपने से पूछे शायद, हो सकता है। श्योर। सही है सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, टाइम निकालने के लिए।
वैसे अच्छा है हिमांशु जी आपका, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने तो जैसे थैंक यू। बताया इस